हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रोथ विद मार्केट। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आईपीओ के बारे में। जी हाँ, आईपीओ क्या है इसके एडवांटेजेस, क्या है इसके डिसएडवांटेजेस, आखिर क्यों इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, जब आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी नॉलेज मिल जाएगी उसके बाद मैं अपकमिंग 4 आईपीओ के बारे में एनालाइज करूंगा, जिसके बेस पर आप डिसीजन ले सकते हैं और खुद की रिसर्च करके आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि उसमें लिस्टिंग गेन के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूंगा, ग्रोथ विद मार्केट में न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आईपीओ क्या है, मीनिंग ऑफ आईपीओ से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफर एक ऐसी ऑफरिंग है जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स यानी कि मालिक और प्राइवेट इन्वेस्टर्स जिन्होंने शेयर होल्ड कर रखे हैं उनके स्टेक्स को प्राइमरी मार्केट में जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं, जिसके थ्रू फंड्स अरेंज करते हैं। ठीक है, और इन फंड्स का यूज कहाँ करते हैं? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए और बिजनेस के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम डेफिनेशन एक बार गो थ्रू करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए मीनिंग ऑफ आईपीओ। ठीक है, an initial public offer is offering of promoters and private investor shares or stake in a company to primary market यानी कि जनरल पब्लिक फॉर अरेंजमेंट ऑफ फंड्स टू अचीव बिजनेस गोल्स एंड वेरियस पर्पसेस। ठीक है, यहाँ पर दो मार्केट इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है हमारी प्राइमरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स होते हैं यानी कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं फर्स्ट टाइम लिस्ट हो रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड आती है हमारी सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पर जो ऑलरेडी शेयर लिस्ट हो चुके होते हैं, ठीक है, यानी कि जो कि जनरल पब्लिक को ऑलरेडी ऑफर हो चुके हैं, पर इसमें ट्रेड और सेल किया जाता है उसके शेयर्स को, सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। जो इसका एग्जांपल है ये है एनएससी और बीएससी। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट के एग्जांपल है हमारे एनएससी और बीएससी। चलिए चलते हैं कि कंपनी को क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है एक आईपीओ लॉन्च करने के लिए। ठीक है, फुल प्रोसेस हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी को एक अंडरराइटर हायर करना पड़ता है जो कि देख रेख करता है कि सारे शेयर सब्सक्राइब हों और सब पब्लिक को ऑफर किए जा सके। ठीक है, सेकेंड, ड्यू डिलिजेंस फॉलो करने पड़ते हैं। किस चीज़ के ड्यू डिलिजेंस? एज पर सेबी और एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 और जो सेबी के यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसको फॉलो करके इन्हें डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तैयार करना पड़ता है और प्रॉपर फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्रॉपर वो सब रेडी करने पड़ते हैं। ठीक है, देन फाइलिंग ऑफ आरएचपी विद सेबी यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी के पास फाइल किया जाता है। ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको बता दूं यहाँ पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कंपनी की पूरी प्रॉपर डिटेल दी गई होती है, यानी कि कंपनी के गोल्स क्या हैं, कंपनी अचीव क्या करना पड़ चाहती है और कंपनी के मिशंस क्या हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन से पर्सन इन्वॉल्व हैं। ठीक है, क्या है उनका बैकग्राउंड, क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहती हैं कंपनीज की। ठीक है, इस बारे में प्रॉपर डिटेल आरएचपी में आपको मिल जाएगी। देन वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की जो कि सेबी करता है। जो सेबी के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं उन्हें सेबी पहले पूरा वेरीफाई करेगा, आफ्टरवर्ड जब अप्रूव कर देगा तब कंपनी को एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? लिस्टिंग के लिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो स्टॉक एक्सचेंज होती है यहाँ पर कंपनी को एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? लिस्टिंग के लिए। देन शेयर्स के प्राइस, डेट वगैरह फाइनलाइज होते हैं कि किस डे रिलीज होगा आईपीओ और उसकी प्राइसिंग क्या रखी जाएगी। आफ्टरवर्ड जब सब्सक्रिप्शन फुल हो जाता है यानी कि 100% सब्सक्राइब हो जाता है तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर कंपनी को अलॉटमेंट करना पड़ता है शेयर्स का। ठीक है, जब अलॉटमेंट फाइनलाइज होने के बाद जो हमारे आईपीओ के शेयर्स हैं वो मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो जो इन्वेस्टर्स जिनका पर्पस रहता है लिस्टिंग गेन का, वो लिस्टिंग डे के दिन इन शेयर्स को बेच देते हैं। अब लिस्टिंग गेन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आईपीओ में इन्वेस्ट करते टाइम आपने जो शेयर लिया था, एक शेयर की कीमत थी 100 रुपये, पर जिस दिन वो लिस्ट हुआ उसकी कीमत 200 रुपये हुई। ठीक है, सो जो प्राइस में हाइक आया यानी कि अपवर्ड ट्रेंड आया 100 रुपीज़ का, वो लिस्टिंग गेन कहलाता है। ठीक है, तो इस गेन को बुक करने के लिए यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करते हुए जो जिनका पर्पस इन्वेस्टर्स का लिस्टिंग गेन होता है वो शेयर्स इस दिन बेच देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगा कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए एक आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, यानी कि कंपनी किस बिजनेस किस सेक्टर को बिलोंग करती है, क्या उनका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है यानी कि फ्यूचर में चलने वाला है या नहीं है, ये चीज़ हम पहले देखेंगे। सेकंड देखेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है, के एम पी यानी कि की मैनेजर पर्सन क्या क्या इन्वॉल्व है मैनेजमेंट में, ठीक है। मैनेजमेंट ही मेन चीज होती है जो कंपनी को चलाने में मदद करती है, ठीक है। थर्ड थिंग हम देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग, जी हाँ, कि प्रोमोटर होल्डिंग करंट में कितनी है और आफ्टर आईपीओ अलॉटमेंट कितनी हो जाएगी। फोर्थ थिंग हम देखेंगे कंपेरिजन ऑफ कंपिटिटर्स इन मार्केट, यानी कि मार्केट में कंपिटिटर्स कितने हैं कंपनी के, मीन्स जिस भी सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है, जिस भी प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करती है या कुछ कंपोनेंट्स बनाती है, तो उस कंपोनेंट्स को मार्केट में और कितनी कंपनियां जो हैं वो बना रही हैं, कौन कंपटीशन दे रही है, उनका कंपैरिजन हमें करना जरूरी है, ठीक है। जो फिफ्थ थिंग है वो हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है। जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लास्ट 3 से 5 ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि रेवेन्यू ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ईपीएस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, नेट इनकम ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, और हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, कॉस्ट कम हो रही है नहीं हो रही है, ये सब हमें एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। देन हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि जो फंड हम रेज कर रहे हैं, जो कंपनी फंड्स रेज कर रही है आईपीओ के थ्रू, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, ठीक है। लास्ट हम देखेंगे जीएमपी, ठीक है, यानी कि करंट में ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी का कितना चल रहा है, ठीक है। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जो शेयर का प्राइस है उससे अपवर्ड आपको कितना परसेंट गेन होने के चांसेस हैं, यानी कि एक तरह से ये बताता है कि लिस्टिंग डे के दिन कितना परसेंट लिस्टिंग गेन होने के चांसेस रहते हैं, उस परसेंटेज को जीएमपी दिखाता है, ठीक है। अब आपने प्रॉपर देख लिया होगा कि आईपीओ क्या है, क्यों इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता ही लग गया होगा, और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में हमें क्या क्या देखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, ये भी आपको पता लग गया होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मैं कुछ पास्ट के आईपीओ दिखाता हूँ जो रिसेंट में हुए हैं, और उनके आप गेन्स देख लीजिएगा और उससे एनालाइज कीजिएगा कि क्यों प्रॉफिटेबल है ये इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं नज़ारा, ठीक है। अगर हम नज़ारा टेक्नोलॉजीज पे देखें, दे देखिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज, इसका इशू प्राइस था 1101, पर जो लिस्टिंग गेन हुआ वो 43% का लिस्टिंग गेन हुआ, यानी कि जब लिस्ट हुआ था जिस दिन मार्केट में, ये 1971 रुपये का लिस्ट हुआ था। कल्याण ज्वेलर्स देख लीजिए, 87 रुपीज़ का इशू प्राइस था, पर लिस्ट हुआ 73। यहाँ पर लिस्टिंग गेन नहीं हो रहा है, यहाँ पर लिस्टिंग लॉस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ये 305 रुपये का आपका इशू प्राइस था, पर लिस्ट हुआ कितने में, 274 में, यहाँ भी आपको डिस्काउंट पे इशू होने को देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक, 130 रुपये का प्राइस था, जब लिस्ट हुआ ये 173 का हुआ, ठीक है, 26% का लिस्टिंग गेन है यहाँ पर देख सकते हैं आप। देन आता है हमारा क्राफ्ट्समैन, 1490 रुपये का एक शेयर था, जब लिस्ट हुआ तो 1440 का था, -3% का यहाँ पर लॉस हुआ है। इजी ट्रिप मैं आपको दिखाता हूँ, इजी ट्रिप 187 का एक शेयर था, लिस्ट हुआ 182 का, 11% का आपका लिस्टिंग गेन हुआ। लिस्टिंग गेन कैसे हुआ, क्योंकि क्लोजिंग जो है डे के क्लोज में 208 प्राइस गया था। एम टी आर टेक्नोलॉजीज दिखाता हूँ, 575 का एक शेयर था, लिस्ट कितने का हुआ, 990 रुपये का, 88% का लिस्टिंग गेन हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हैरानबा, हैरानबा दिखाता हूँ, 627 रुपये का एक शेयर था आईपीओ का, लिस्ट कितने का हुआ, 900 रुपये का। सो आप देख सकते हैं कि कितना कुछ कुछ शेयर्स में लिस्टिंग गेन भी हो रहा है और कुछ कुछ लिस्टिंग डिस्काउंट में भी हो रही है, मीन्स आपको लिस्टिंग में लॉस भी हो रहा है और गेन भी हो रहा है, बट मैक्सिमम शेयर्स अगर आप एनालाइज करोगे ना, आपको यहाँ पर परसेंटेज पॉजिटिव में ही देखिए 26%, 6%, 11%, 88%, 0.34%, 29.55%, 29%, 66%, 15%। सो लिस्टिंग गेन मैक्सिमम आईपीओ में हो रहा है, ये मार्केट के ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको लिस्टिंग गेन होगा उस टाइम पे, ठीक है। सो चलते हैं, अब देखते हैं कि आईपीओ के बेनिफिट्स क्या हैं और डाउनसाइड क्या है उसकी, थोड़ी ये भी एनालाइज करेंगे हम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेनिफिट्स देखेंगे। बेनिफिट्स में देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी टू एक्ट इन अ कंपनी हैविंग हाई ग्रोथ पोटेंशियल, यानी कि
एक कंपनी जो कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है उसमें एक्ट करने की हमें ज़्यादा जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है। सेकेंड है बेनिफिट्स इन लॉन्ग टर्म हेल्प आउट इन्वेस्टर्स इन अचीविंग पर्सनल गोल। जो इन्वेस्टर्स के पर्सनल गोल्स होते हैं लॉन्ग टर्म के, वो अचीव करने में ये हेल्प करता है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट में प्रोवाइड ग्रेट रिटर्न्स। आईपीओ में आपको 10 से 15 हज़ार आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। नॉर्मली यही प्राइस बैंड रहता है, पर जब इंक्रीज होता है तो लाखों में भी ये जाता है। सो इन्वेस्टमेंट स्मॉल रहती है, पर जब अगर लिस्टिंग गेन होंगे तो अच्छे खासे रिटर्न मिल जाते हैं। अब डाउन साइड में आ जाते हैं। डाउन साइड में देखेंगे, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें हमें कंपनी की स्टडी करनी पड़ती है और पास्ट एनालाइज करना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और रिस्क भी रहता है कि लिस्टिंग डे के दिन लिस्टिंग गेन ना होके लिस्टिंग लॉस हो जाए, यानी कि डिस्काउंट में लिस्ट हो जाए। थर्ड आता है हमारा, अप्लाइंग फॉर आईपीओ रिक्वायर्स एक्सपोजर फॉर प्राइवेसी। यानी कि जो आपकी प्राइवेसी है, बैंक रिलेटेड डिटेल्स वगैरह जो है आपको शेयर करनी पड़ती है आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है। सो गाइज, अब आप आईपीओ का मीनिंग जान चुके होंगे, क्या है उसके बेनिफिट्स, क्या है डाउनसाइड्स, और क्यों इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में ऐसी कौन कौन से कंटेंट्स है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आपको एनालाइज करने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी आईपीओ। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अपकमिंग 4 आईपीओ की तरफ, थोड़ा एनालाइज करेंगे, देन आप उस बेस पे आप डिसीजन लीजिएगा, अपनी रिसर्च कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आ रहा है हमारे पास, श्याम मेटालिक्स। जी हाँ, श्याम मेटालिक्स में अगर हम बात करें तो कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ठीक है। किस में एंगेज है? ये मेनली स्टील प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है, स्टील प्रोडक्ट्स। ठीक है। और इसने जो हमारे डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं, कंपनी के जो डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं उसकी बात करें तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, रिमझिम इस्पात लिमिटेड, ये इसके डोमेस्टिक है। ठीक है। और नॉरेकम डीएमसीसी, नॉरेकम लिमिटेड, पॉस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड मेटल एंड अलॉयज, ट्रेक्सिस नॉर्थ अमेरिका एलएलसीज, जीएम ग्लोबल रिसोर्सेज, विजय शरीफ स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ये इनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल क्लाइंट बेस देखा जाए तो अच्छा है, और डोमेस्टिक क्लाइंट बेस भी इनका अच्छा है। इनके 42 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं टोटल। ठीक है। अब मैं देखता हूँ और इनके कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करते हैं कि क्या है कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, जिसके बेस पे हम ये डिसाइड कर पाएँ कि हाँ, इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना अच्छा है, वैल्यूएबल है हमारी इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सो फर्स्ट है, लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर इन इंडिया, strategically located manufacturing plants with a robust infrastructure, diversified product portfolio, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। अगर मैं लास्ट 3 इयर्स की बात करूं, देखिए 31 मार्च को टोटल एसेट 52,000 की थी, 2019 में 40,000 की थी, 2018 में 34,000। टोटल एसेट्स तो इंक्रीजिंग मोड में है। रेवेन्यू में हम ध्यान देते हैं, मेन तो रेवेन्यू रहता है। 2018 में 39,000 का रेवेन्यू था। ये सारी मिलियंस में है गाइस। ठीक है। और जो 2019 में है वो 46,000 का था रेवेन्यू मिलियंस में, और जो 2020 है उसमें 43,000 का रेवेन्यू था। ठीक है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 2018 में 5200 मिलियन का था, 2019 में 6300 मिलियन का, और 2020 में 3400 मिलियन का। सो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी ऊपर नीचे है, थोड़ी डिसेंट है। हम परफेक्ट नहीं कह सकते, पर हाँ लिस्टिंग गेन के लिए आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो अब देखते हैं कि क्या डेट है फाइनलाइज हुई है, किस डेट को आईपीओ लिस्ट होगा, और क्या है प्राइस, ये सब देखते हैं हम। ठीक है। सो जो ओपनिंग डेट है वो 14 जून है, क्लोजिंग डेट आपकी 16 जून है। 10 रुपये फेस वैल्यू का पर इक्विटी शेयर है, और 303 से 306 का प्राइस बैंड रखा हुआ है, पर जो मैक्सिमम प्राइस होता है, यानी कि जो 306 है उसी पे ही फोकस किया जाएगा। 306 इंटू 45 शेयर्स, इतनी मिनिमम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। सेकेंड, अब चलते हैं हम अपने सोना कॉमस्टर आईपीओ की तरफ, उसके भी थोड़ा डिटेल एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो जो आप सेकेंड आपका है सोना कॉमस्टर, इनका देखा जाए तो ये इनकॉर्पोरेटेड है 1995 में। देखिए। ठीक है। ये किस में काम करते हैं? ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजीज कंपनी इन इंडिया। द कंपनी प्राइमली एंगेज इन डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग हाई क्वालिटी मिशन क्रिटिकल ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स। ठीक है। जो ऑटो सेक्टर्स हैं उससे रिलेटेड ये काम करता है, उनके कंपोनेंट्स बनाता है। ठीक है। क्रिसिल के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में ये टॉप 10
ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स में आया था। अगर हम इसकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर्स ऑफ द ग्लोबल ईवी मार्केट यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल मार्केट में इसका बड़ा रोल है। लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफाइड अक्रॉस ऑटोमेटिव जोग्राफिकल व्हीकल सेगमेंट्स एंड कस्टमर्स, स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज हैं, सो कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है, सो इनकी जो कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है उसको मद्देनजर रखते हुए गाइज आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी में ध्यान में रख सकते हैं। लिस्टिंग गेन तो इसमें होगा ही होगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इस आईपीओ में जा सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि प्राइस बैंड क्या रखा है। ठीक है, अगर प्राइस बैंड देखें, प्राइस बैंड की बात करी जाए तो 285 से 291, देखिए 285 से 291 रुपये का एक इक्विटी शेयर होगा। आपको 291 291 पे ही फोकस करना है। 291 इंटू 51 शेयर्स। ठीक है, 14 जून को ओपन होगा और 16 जून को क्लोज होगा। इस बीच आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 7,000 मिलियन 2019 में थी, 2020 में 10,000 मिलियन, 2021 में 15,000 मिलियन। ठीक है, और प्रॉफिट देखें तो 1700 मिलियन का 2019 में, 3600 मिलियन का 2020 में और 2100 मिलियन का 2021 में। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अगर फोकस किया जाए तो काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है और फ्यूचर इसका अच्छा है। आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन इस शेयर को आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हम चलते हैं अब अपने थर्ड आईपीओ की तरफ, जो कि है किम्स, KIMS, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड। ठीक है, 1973 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ठीक है, और ये हेल्थ केयर ग्रुप यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर में आपका काम करता है। ठीक है, KIMS प्रोवाइड मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर सर्विस विद अ की फोकस ऑन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी केयर। ठीक है, अब अगर देखा जाए इनकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर इन अरुणाचल प्रदेश एंड तेलंगाना, हाईली क्वालिफाइड एंड ट्रेन डॉक्टर्स एंड मेडिकल सपोर्ट स्टाफ, और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस्ड मैनेजरियल टीम। ठीक है, सो मैनेजमेंट जो है इनका वो एक्सपीरियंस्ड है और स्टाफ भी काफ़ी अच्छा खासा ये कह रहे हैं। अपने जो इन्होंने ड्राफ्ट किया है उसमें इन्होंने ये बात रखी है। ठीक है, अब इसका अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फोकस करें तो 2019 में 9,000 मिलियन का रेवेन्यू था, 2020 में 11,000 मिलियन का रेवेन्यू था, 2021 में 13,000 मिलियन का रेवेन्यू था। प्रॉफिट देखा जाए तो लॉस था 488 मिलियन का, 1100 मिलियन का प्रॉफिट हुआ 2020 में, देन 2000 मिलियन का प्रॉफिट हुआ 2021 में। यानी कि गाइस आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ तो कर रही है और प्रॉफिट जो है यानी कि नेट इनकम वो भी ग्रो कर रही है। ठीक है, सो इसका जो ओपनिंग डेट है वो देखा जाए तो 16 जून है और क्लोजिंग डेट है 18 जून। ठीक है, 10 रुपीज इक्विटी पर शेयर का फेस वैल्यू है, 815 से 825 का इक्विटी शेयर है। आप 825 पे ही फोकस कीजिएगा, यानी कि 825 इंटू 18 शेयर, इतने रुपए आपको मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी डोडला डेयरी यानी कि लास्ट आईपीओ जो किया है इसमें अभी जो हमारे सामने नजर आ रहा है उसको देखेंगे। डोडला डेयरी ये मेनली आपका डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करता है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 1995 में। ठीक है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करता है। इट प्रोसेस एंड सेल्स मिल्क इंक्लूडिंग स्टैंडर्डाइज toned and double toned milk and produce dairy products like curd, butter, घी, आइसक्रीम एक्सेट्रा। ठीक है, जो हम हमारे जो ब्रांड के जिस नाम से जाना जाता है, जिसके नाम से ये प्रोडक्ट बिकता है वो है डोडला, डोडला डेयरी, केसी प्लस। ठीक है, अगर ओवरसीज मार्केट यानी कि फॉरेन मार्केट्स में देखें तो उसमें ये डोडला डेयरी, डेयरी टॉप, डोडला प्लस इस नाम से मार्केट में इसके प्रोडक्ट बिकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखते हैं और फाइनेंशियल्स देखते हैं कि कैसे हैं कंपनी के। अगर मैं कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करूं तो लार्ज पोर्टफोलियो प्रोडक्ट का, लीडिंग डेयरी प्लेयर इन द साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल विथ स्ट्रिगनेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, एक्सपीरियंस बोर्ड एंड मैनेजरल टीम। ठीक है, अब रेवेन्यू देखते हैं। 15,000 मिलियन का रेवेन्यू 2018 में, 16,000 मिलियन का रेवेन्यू 2019 में, 21,000 मिलियन का रेवेन्यू 2020 में और 9,000 करंट में। बट अभी ये 6 मंथ की है, बाकी 6 मंथ का फाइनेंशियल डेटा आना बाकी है।
सो देखा जाए तो 560 मिलियन का प्रॉफिट है 31 मार्च 2018 में, 2019 में 627 मिलियन का, 2020 में 498 मिलियन का। करंट का डेटा अभी आना बाकी है तो इसे हम कंपेयर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आईपीओ का जो डेट है, ओपनिंग और क्लोजिंग देखेंगे और प्राइस बैंड देखेंगे क्या रखा है। सो जो ओपनिंग डेट है 16 जून 2021 है, क्लोजिंग डेट 18 जून 2021 है। ठीक है, 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है, 421 से 428 का एक इक्विटी शेयर है। मैक्सिमम लेके चलेंगे हमेशा 428 इंटू 35 शेयर्स, जो भी अमाउंट आएगा आपको इतना अमाउंट मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ गाइज आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल लगी होगी। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से स्टडीज़ करना और रिसर्च करना, और तभी जाके उसमें इन्वेस्ट करना। बहुत ज़्यादा जो इक्विटी मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटिल है, सो आपको उसको अपने माइंड में रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप कभी भी मार्केट में धोखा ना खाएं। सो क्लोजिंग फॉर द डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।